ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में अशांति छाई हुई है और बीते दिनों वहां पर कत्लेआम किया गया, सड़कें लाशों से पट गई और वहाँ पर एक के बाद एक जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर क्या गृह युद्ध छिड़ गया है। और ये गृह युद्ध छिड़ने के क्यों कारण बताए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, इसकी जानकारी लेते हैं अंकुर जी से। देखिए, जो सीरिया के हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी नाजुक हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है जिसको वेस्ट का सपोर्ट हासिल है। लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि सीरिया में सब कुछ सामान्य है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले भी सीरिया दुनिया भर की जितनी ताकतें थीं, जितनी भी बैरूनी ताकतें थीं, उनका एक ऐसा अड्डा बन चुका था कि जहाँ हर आदमी ने अपनी रोटी सेकी। चाहे उसमें हिजबुल्ला हो, चाहे उसमें रशिया हो, चाहे उसमें ईरान हो, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें तुर्की हो। तो हर मुल्क, जितने भी पूरी दुनिया के मुल्क हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से सीरिया को गवर्न किया। सीरिया में जो रेबल ग्रुप थे उनको सपोर्ट किया। और हालात ये आए कि सीरिया जैसे मुल्क जो कभी एक तरक्की की राह पे चल पड़ा था, उसमें 5 लाख लोग मारे गए इस सिविल वॉर में, जो 2011 में शुरू हुआ। और उसके बाद करीब मिलियंस जो थे वो डिस्प्लेस हो गए। आज की तारीख की अगर हम बात करें, तो आज भी, यानी कि कल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, आज से 2 दिन पहले भी जो उसकी राजधानी है दमिश्क, वहाँ पर भी इजराइल ने बॉम्बिंग की। इजराइल का कहना ये था कि कुछ हिजबुल्ला के जो समर्थक हैं, जो फ़िलिस्तीन जिहाद ग्रुप के कुछ सपोर्टर हैं, वो वहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सीरिया के हालात सामान्य हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ पर अल जुलानी ने सत्ता संभाल ली है और जैसा कि ये कहा भी जा रहा है कि तुर्की का समर्थन हासिल है, लेकिन उनका इतिहास तो हम देखते हैं कि अलकायदा से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है और भी आतंकी गुटों से जुड़ा हुआ है। हयात तहरीर अल शाम की अगर बात की जाए तो अमेरिका की लिस्ट में उसकी नंबरिंग तो अच्छी है नहीं, उसको तो आतंकवादी ग्रुप बता रखा है अमेरिका ने। देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ था साल 2011-12 में, तो उस वक्त फ्री सीरिया आर्मी नाम का एक ग्रुप बनाया गया था। हालांकि उसका मकसद ये था कि सीरिया को बशर अल असद की जो रिजीम है उससे बाहर निकाल के वहाँ पे एक सुन्नी गवर्नमेंट बनानी है, जिसमें कुछ हद तक कुर्दिश भी हों। लेकिन हुआ उल्टा कि जितने उसमें रेडिकल ग्रुप्स थे, जिसमें अलकायदा, ISIS, प्लस इसके बाद अल नुसरा फ्रंट, जिसको माना जाता है कि वो भी एक कट्टरपंथी सुन्नी ग्रुप है, वो तमाम लोग शामिल हो गए। कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कुर्द थे, जो कुर्द वहाँ एक लोकल पॉपुलेशन है जो करीब 5 से 10% है, तो वो ग्रुप का भी एक डेमोक्रेटिक फ्रंट था, वो भी उस लड़ाई में शामिल थे। इन सब का टोटल जो शुरुआती गोल था वो ये था कि जो बशर अल असद है उसको सत्ता से बेदखल किया जाए। इनको जो सपोर्ट हासिल था वो अमेरिका का सपोर्ट था। इनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो जो वेस्टर्न पावर है, जिसमें कनाडा भी था और बाकी मुल्क भी थे, कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से मदद कर रहे थे। और जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे सत्ता में काबिज थी पिछले 20 और 30 सालों से, उनको सपोर्ट था हिजबुल्ला का, ईरान का और रूस का। तो कुल मिला के स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन साल 2024 में जैसे ही हमास ने इजराइल पे युद्ध किया, हमला किया, उस हमले के बाद जो 1 साल, यानी वो अभी भी जंग जारी है, उस जंग के बाद वेस्टर्न पावर को लगा कि अब मौका आ गया है कि सीरिया से ईरान की जो पपेट गवर्नमेंट है, ईरान की जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है, बशर अल असद रिजीम, उसको भी फारिग कर दिया जाए। और यही वजह है कि बशर अल असद को अब सत्ता से बाहर कर दिया गया। और जो ये अल नुसरा फ्रंट और जितने भी ये सुन्नी ग्रुप्स थे, उनको इक़्तिदार में लाया जाए, उनको पावर में लाया जाए। तो ये वही हुआ है। लेकिन अब चिंताजनक बात ये है कि ये जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, ये क्या उस इंटरिम गवर्नमेंट को एक सही तरीके से चला पाएंगे? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वीडियो सरफेस हुए सोशल मीडिया पे, जिसमें देखा गया कि इन्हीं ग्रुप्स के कुछ आर्म्ड मैन थे जिन्होंने नॉर्मल सिविलियंस को
बहुत बुरी तरीके से मारा। तो बेसिकली वो अलावाती जो ट्राइब है, जो बशर अल असद से जिनका ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो सिविलियन थे उनको सड़कों पर बेरहमी से मारा गया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि सीरिया में जो शांति है वो कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसका जवाब अभी काफ़ी मुश्किल है। अभी काफ़ी मुश्किल है। एक चीज़ और, ईरान का आपने जिक्र किया। ईरान हम देख रहे थे बीते काफ़ी वक्त में ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता आया है और इसके नाम पर वो चाहता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम होने के नाते एक साथ आकर खड़े हो जाएं और साथ में मजबूत एक फ्रंट वो बनाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में उसका स्टांस अलग होता है। सीरिया के ज़रिए हमने देखा कि इज़राइल जब लेबनान पर हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ रहा था या उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो लेबनान और सीरिया की वो ज़मीन जहाँ से रसद जाती थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। जब लेबनान से लोग जा रहे थे तो उस रास्ते को भी अटैक करने की कोशिश की गई और ये कहा गया इजराइल की तरफ से कि भाई ये सारा हथियार, गोला बारूद जो है वो हिजबुल्लाह को यहीं से मिलता है। देखिए, अगर हम ईरान की पॉलिसी की बात करें तो ईरान कहीं ना कहीं एक ग्रेटर ईरान की बात करता है, जिसमें सीरिया भी शामिल है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, और फिर आगे जाके जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, जो गाज़ा है, वो पूरा इलाका शामिल है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान चाहता है कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसका सबसे बड़ा अगर नेता कोई है तो मैं हूँ। ऐसा उसकी सोच थी, ऐसी उसकी डॉक्ट्रिन थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब ये हमला हुआ, माफ़ कीजिए, उससे पिछले साल जब ये अक्टूबर में हमला हुआ तो उसके बाद स्थिति बदल गई। इजराइल ने जब बदला लेना शुरू किया तो पहले उसने गाज़ा को साफ़ किया, उसके बाद उसने लेबनान में हमला किया, हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनको मारा। उसके बाद इजराइल और जो वेस्टर्न पावर थी उनका एक टारगेट था कि सीरिया में भी अब रिजीम चेंज किया जाए, क्योंकि जो सीरिया का जो रिजीम था वो शिया था। बेसिकली बशर अल असद की अगर हम बात करें वो सुन्नी नहीं थे। तो बशर अल असद को पूरा सपोर्ट था ईरान से। तो इजराइल चाहता था और जो वेस्टर्न पावर चाहती थी कि सीरिया में भी रिजीम चेंज किया जाए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जिन्हें वापस इक़्तिदार में लाया गया, यानी कि जो अब मौजूदा वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट है, उसमें कई ऐसे फ्रंट हैं, कई ऐसे गुट हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिनकी सोच है, जिसमें अल नुसरा फ्रंट, ISIS, अल-कायदा, वो उनमें भी रह चुके हैं। तो अब उनसे ये उम्मीद करना कि ये अल-नुसरा फ्रंट का कोई नेता या ISIS में काम कर चुका नेता बिल्कुल पीस की बात करेगा, शांति की बात करेगा, लोगों को साथ लेके चलने की बात करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो सीरिया में रिजीम तो चेंज हो गया, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि अगले एक दो साल में वहाँ शांति आ पाएगी। लेकिन ये अशांति फैलाने के पीछे, ये अशांति जो फैल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल STS या जुलानी जो है उनके लड़ाके आम नागरिकों की ही हत्या कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि असद जो हैं उनके जो समर्थित कमांडर्स जो हैं उन्होंने भी हथियार उठा लिया है, लताकिया और दूसरे इलाकों में वहाँ पर से वो भी हमले कर रहे हैं। तो ये जो असद के समर्थक हैं इनको रसद कैसे पहुँच रही है? देखिए, असद के जो समर्थक हैं वो ज़्यादा दिन तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ईरान फ़िलहाल कमज़ोर स्थिति में है। रूस का जो वहाँ पे सैन्य बेस है वो तब तक है जब तक यूक्रेन में जो मामला है वो सोल्व नहीं हो जाता। यूक्रेन में जैसे ही मामला कोई डील बनेगी तो हो सकता है कि रशिया का जो वहाँ पे जो सैन्य एक अड्डा है वो ख़त्म हो जाए, या रशिया उसको डिसइंटीग्रेट कर दे या कम कर दे, उसका पेरीफेरी कम कर दे। तो अभी इस बात की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ईरान, जिस तरह से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई तो ईरान ने पूरे इस इलाके में, लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया। हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। जो अलावाती है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो बशर अल असद के कुछ ऐसे एलिमेंट्स अभी भी मौजूद हैं, वो मौजूद रहेंगे क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है अभी 5 से 10 मिलियन है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो 1-2% है पूरी सीरिया की पॉपुलेशन का भी हिस्सा है। तो वो अभी जहाँ जिन पैचेस में स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, वो वहाँ इन फ्रंट्स पे हमला करते रहेंगे। लेकिन अब कोई लंबी अवधि के लिए कोई चुनौती दे पाएंगे इस मौजूदा सरकार को, ऐसा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न पावर्स की बात करें, टर्की की बात करें, उनका फुल सपोर्ट है फिलहाल मौजूदा जो सुन्नी गवर्नमेंट है सीरिया की। यही मेरा सवाल है कि क्या फिर भी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समय तक तो वो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपने ये भी कहा कि स्टेबिलिटी
क्या इसके कारण हैं? क्या एक तरफ इज़राइल है, दूसरी तरफ टर्की है, तुर्की है, तीसरी तरफ ईरान है या रशिया है। तो रशिया और ईरान जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वो क्या वहाँ पर वो स्थिरता ना आ पाए, इसके लिए ये प्रयास उधर से हो रहे हैं या सपोर्ट वहाँ से किया जा रहा है? क्योंकि असद कह रहे हैं कि वो सत्ता में लौटेंगे। ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर होगा तो बशर अल असद के लिए वापस आना मुश्किल होगा, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जो साउदर्न सीरिया है उस इलाके पे, यानी कि गोलन हाइट्स वाला जो इलाका है, उस इलाके पे इज़राइल उस इलाके को बढ़ाना चाहता है, एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि भविष्य में उसके लिए कोई चुनौती ना आए। तो मुझे लगता है कि इज़राइल की प्लान तो ये है कि सीरिया का एक बड़ा हिस्सा जो गोलन हाइट्स के आसपास का है उसको ग्रेटर इज़राइल का हिस्सा बना लिया जाए। तो एक तो पॉइंट ये, दूसरा ये है कि इसमें सुन्नी ग्रुप्स नहीं हैं अकेले, इसमें कुर्द भी हैं। कुर्दों ने भी अपनी लड़ाई लड़ी है सीरिया में, तो कुर्द भी ये चाहते हैं। याद कीजिए, जब आपने देखे होंगे ISIS के जो वीडियो आते थे जिसमें वो कुर्द महिलाओं को जलाते थे या उनको बंधक बनाते थे, तो कुर्द ने इराक में भी लड़ाई लड़ी है, जो कुर्द पॉपुलेशन है, उन्होंने सीरिया में भी लड़ाई लड़ी है। तो जो कुर्द है उनका भी एक बड़ा हिस्सा है। तो टर्की ने ये कहा है कि चूंकि टर्की के लिए कुर्द एक बड़ी समस्या रही है सदियों से, सैकड़ों सालों से, तो वो चाहता है कि कुर्दों को भी सीरिया की गवर्नमेंट में हिस्सा मिल जाए ताकि उसकी भी सरदर्दी खत्म हो, और कुर्दों को इसमें हिस्सा मिले। एक हिस्सा इजराइल अपना कब्जे में कर ले ताकि वो बफर जोन बनाए, और जो बाकी हिस्सा है वो सुन्नी ग्रुप्स के पास रहे। तो अब ये कैसे होगा, कितना समय लगेगा, ये देखना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल होगा अमेरिका का, क्योंकि पूरी जो भी अब रिजिम चेंज हुआ है, लोग नहीं कह रहे लेकिन सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स प्लस इजराइल के बिना ये रिजिम चेंज होना मुश्किल था। लेकिन अमेरिका इस मामले पर अभी तक बात करता है, इजराइल की बात करता है, गाज़ा की बात करता है, यूक्रेन की बात करता है, रशिया की, लेकिन सीरिया को लेकर अभी, और जब वो भी तब जब इतनी हत्याएं हो गई जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का सबब बनी है। सीरिया में ऐसा कुछ बचा नहीं है। एक सबसे बड़ा वहाँ पे रशिया का एक सबसे बड़ा सैन्य बेस है। वो सैन्य बेस भी तब तक है जब तक ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये ताकतवर नहीं हो जाती। दूसरी बात ये है कि सीरिया में अब देखिए, अब 2 दिन पहले ही इजराइल ने वहाँ पे हमला किया, जो दमिश्क है, जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पे फिलिस्तीन जिहाद के कुछ आतंकियों को टारगेट करते हुए हमला किया। तो सीरिया का जो एयर स्पेस है उसमें कोई भी हमला कर सकता है। उसमें कोई छोटे से छोटा कंट्री जाए, अपना बम गिरा के आ जाए, तो उसकी ये हालत है। तो सीरिया की जो आप कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस नहीं है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, तो अभी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक गृह युद्ध से पिछले 12-15 सालों से इतना लड़ चुका है कि अब वहाँ पर इतने फ्रैक्शंस बन चुके हैं कि सीरिया में हर आदमी अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहा है या डिप्लोमेसी कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया, एक हिस्सा इजराइल चाहता है कि उसे मिले, कुर्दों को कुछ हिस्सा मिले, और जो मौजूदा सुन्नी ग्रुप्स हैं जिसमें ये अलकायदा से जुड़े हुए लोग भी हैं, अल नुसरा फ्रंट के लोग भी हैं, एक हिस्सा इनको मिले। तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले ट्रंप की जो प्रायोरिटी है वो यूक्रेन वाला मामला है, उसको सुलझाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि सीरिया का नंबर आएगा। जो आप कह रहे हैं कि कोई भी गिरा सकता है, तो फिर अमेरिका शायद ये समझ रहा है कि अरे ये तो वो बेसिकली वेस्टर्न पावर्स के लिए कोई चुनौती नहीं है। वहाँ पे रिजीम चेंज हो चुका है। हालांकि वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो उनके कहे में चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजिकल इंटरिम गवर्नमेंट है। यानी कि उसकी आइडियोलॉजी वो नहीं है जैसा वेस्ट समझता है। उसकी आइडियोलॉजी सुन्नी है, रेडिकल है, रेडिकल इस्लामिस्ट है। तो इतना आसान नहीं है। हालांकि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म गोल के लिए वेस्टर्न पावर सपोर्ट कर रही हैं। कनाडा कह रहा है कि हम वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड हैं वो भेजेंगे। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है हम कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना, लॉन्ग टर्म में जो डेमोक्रेसी की बात करना, कुछ वैसे लोगों को पीस की बात करना, वो गोल्स काफ़ी लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो अभी मुश्किल है। गृह युद्ध लंबा कीजिएगा? नहीं, मुझे लगता है गृह युद्ध तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुर्दों को कैसे ये अकोमोडेट करते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। इजराइल जो हिस्सा चाहता है उस पर टर्की कैसे रिएक्ट करेगा ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, अभी ईरान और अमेरिका के लिए ईरान की जो थ्रेट है, इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान की थ्रेट इज़ नॉट ओवर, क्योंकि ये ओवर तब तक नहीं होगी जब तक
ईरान को बिल्कुल कंटेन नहीं किया जाएगा, ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट है उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि इज़राइल का गोल ये है कि मिडिल ईस्ट में पीस तभी आएगी जब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे, उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पूरी तरह तबाह कर दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 6 महीने में होंगे, 8 महीने में होंगे, या अमेरिका उनको कब हरी झंडी देता है, कब होगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी चर्चा जो है ये पसंद आई होगी और आप समझे होंगे कि क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये हालात बहुत जल्दी सुधर जाएंगे या फिर इसमें धीरे धीरे वक्त लगेगा और उसके बाद वहाँ पर शांति छाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये चर्चा का विषय ज़रूर है कि इतनी हत्याएं हुई हैं और यूएन की तरफ से भी इस मामले में कहा गया है कि ये गलत हुआ है और ध्यान इस पर दिया जा रहा है। हालांकि सबका ध्यान है, चर्चा उतनी भले ही ना हो रही हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, चर्चा में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।